नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा एंड 28 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइसेज में हैं। यहां पर आप कांटेक्ट कीजिए नंबर पर, आपकी रिक्वायरमेंट बताइए, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी आपने तैयारी शुरू करी है नई तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बताइए, तो आपको हमारा फुल पेड कोर्स मिल जाएगा काफी अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाती है और आपको पूरा इवन स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। इसके अलावा आपकी तैयारी हो गई है, पूरी बुक्स वगैरह सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे आंसर राइटिंग के पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस देते हैं, आप आंसर लिखते हैं, आपके आंसर का फीडबैक दिया जाता है, प्लस मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पर कांटेक्ट कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए और आपकी हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, इस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर बात हो रही है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। ये एस्टैब्लिश हुई थी गाइस 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत, और ये पार्लियामेंट एक्ट 15 जो 1920 का था उसके अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। ये एक वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी ब्रांचेस 1100 से ज्यादा इंडिया में हम लोग को देखने को मिलती है। इसके काम की बात करें, इसका काम क्या होता है, तो देखिए आपने रेड क्रॉस हॉस्पिटल्स भी देखे होंगे। तो ये क्या करती है गाइस, ये हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रमोट करती है। जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, वल्नरेबल लोग जो हैं, यानी कि जो मतलब ऐसे लोग जो कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, राइट, तो उनको ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। दूसरी चीज, जब भी कहीं पर डिजास्टर होता है या इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस समय ये अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। रिलीफ ऑपरेशंस इसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। ये एक लीडिंग मेंबर भी है एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, तो जो कि एक लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मेंबर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है गाइस, वो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इस सोसाइटी के। चेयरमैन के साथ साथ 6 मेंबर जो होते हैं उसको हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और जो रिमेनिंग इसमें 12 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो ब्रांचेस हैं वहां से इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये चीजें, ये जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसके बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, इससे बाहर का और कुछ एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। तो देखिए गाइस, आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर्स पर जो टेंशन हुए हैं, उसको लेकर इंडिया ने यह बोला है कि इंडिया किसी भी तरीके का बिजनेस चाइना के साथ कंडक्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस बॉर्डर वाली सिचुएशन परमानेंटली सेटल नहीं हो जाती। जब तक बॉर्डर की सिचुएशन, एलएसी की सिचुएशन जब तक सेटल नहीं होगी, तब तक चाइना के साथ किसी प्रकार का बिजनेस इंडिया के साथ हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें एक चीज आपके समझने वाली बात है, यहां पर इंडिया चाइना के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है, तो क्या कोई भी का मतलब जीरो बिजनेस है? तो नहीं, ये जीरो बिजनेस नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से हमारा कोई बिजनेस चाइना के साथ नहीं है अभी एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द टेंशन जो कि बॉर्डर पर देखने को मिली है, तो वो आपका स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इंडिया चाइना के साथ काफी सारे मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स या मल्टीलैटरल जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके साथ इंडिया चाइना के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स के साथ जो है वो इंडिया और चाइना दोनों हम लोग को देखने को मिलती है ब्रिक्स में। आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो मल्टीलैटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया भी है, चाइना भी है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उस एग्रीमेंट में ट्रेड भी मौजूद है, राइट, आपस में कंट्रीज के बीच में। तो अगर इंडिया और चाइना का कुछ ट्रेड हो रहा है तो वो सिर्फ इस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के चलते या प्लेटफॉर्म्स के चलते हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट ट्रेड जो है वो हम लोग किसी भी प्रकार से चाइना के साथ नहीं करने वाले। तो ये क्लियरिटी अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ट्रेड नहीं है, बट जो एग्रीमेंट्स हुए हैं मल्टीलैटरल
ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, तो उसके तहत हम बाध्य हैं चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, बट इंडिपेंडेंटली अलग से हम लोग चाइना के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक पूरी बात है? तो ये चीज जो है वो एक अपडेट है। इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल या परसों के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा कि इंडिया और इजराइल मिलकर एक टेस्टिंग किट जो है वो डेवलप करेंगे, जिसमें 30 सेकंड से भी कम के टाइम पर पता लग जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति को कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो उसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी, दोनों मिलकर अभी काम कर रहे हैं। वैसे ही डिफेंस में भी इंडिया ने इजराइल को अलाउ किया है कि इजराइल इंडिया की डिफेंस जो से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होते हैं या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें इजराइल पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इजराइल इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो इसको लेकर ये न्यूज जो है वो सामने आई है, जिसका एक अपडेट आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज की बात करेंगे इस, तो ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज आज हम लोग को देखने को मिल रही है। अगेन इसमें बताया जा रहा है, आपको पता होगा हम लोग ने कल परसों अगेन डिस्कस किया था कि यूएसए ने चाइना की जो कंसुलेट थी यूएसए के अंदर, जो एम्बेसीज वगैरह होती है ना, आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करेंगे तो अलग अलग कंट्रीज में जो है वो आप लोग को अलॉट किया जाएगा, राइट? तो वैसे ही चाइना का एक कंसुलेट जो था वो यूएसए में था, यूएसए ने उसको बंद कर दिया था। उसी का बदला लेते हुए चाइना ने यूएसए की कंसुलेट को भी बंद कर दिया। और ये दोनों के बीच में ऐसी हरकतें चलती रहती है। ट्रेड वॉर में भी हमने देखा था कि एक कंट्री ने अपने जो कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज करी तो दूसरी ने भी इंक्रीज कर ली, चाइना ने इंक्रीज करी, यूएसए ने भी इंक्रीज कर ली, है ना? तो सेम गोज हियर आल्सो, यूएसए ने चाइना के कंसुलेट को बंद कर दिया तो चाइना ने यूएसए के कंसुलेट को बंद कर दिया। तो ये एक अपडेट है जिसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए, हालांकि पहले भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो, यूएसए ने अब रशिया के ऊपर आरोप लगाया, अगेन एक इंटरनेशनल न्यूज। अभी कहा गया है यूएसए की जो स्पेस कमांड है उसने बोला है कि उनके पास कुछ एविडेंसेस हैं, उनके पास कुछ सबूत हैं, जिसके थ्रू पता लगा है कि मॉस्को ने, यानी कि रशिया ने स्पेस में एक वेपन जो है वो टेस्ट किया है, एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट किया है 15 जुलाई को। तो इसको लेकर आरोप जो है वो यूएसए के द्वारा रशिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि रशिया ने एंटी सैटेलाइट वेपन स्पेस पर उपयोग किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइएगा, इंडिया का एंटी सैटेलाइट वेपन का नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। इंडिया ने एंटी सैटेलाइट वेपन अभी रिसेंट पास्ट में जो लॉन्च किया था उसका आप मुझे नाम लिखकर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर, राइट? और आप जानते हैं कि उस समय जो स्पेस पर जो मलबा जो हो जाता है, क्योंकि स्पेस पर जब सैटेलाइट ब्लास्ट होती है तो इस प्रकार का आप देखिए ये डेब्रिस इसको हम लोग बोलते हैं, मलबा हम लोग इसको बोलते हैं। इसको लेकर भी बहुत इश्यूज हुआ था, यूएसए ने इंडिया के ऊपर भी काफी आरोप लगाए थे कि इंडिया स्पेस को पल्यूट कर रही है, राइट? क्योंकि स्पेस में हम लोगों ने जब अपने एंटी सैटेलाइट वेपन का उपयोग किया था तब उस समय मलबा जो है वो इकट्ठा हो गया था। और ऐसे ही काफी सारे मलबे स्पेस में जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि मौजूद रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो वो एकदम से नीचे नहीं आते, उसको नीचे आने में जो है वो काफी महीने, काफी साल लग जाते हैं, राइट? तो उसके बाद वो नीचे गिरते हैं, राइट? स्पेस के यानी हमारी धरती के एटमॉस्फेयर पर वो एंटर करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसे जो मलबे होते हैं ये काफी डेंजरस भी होते हैं। ऐसे मलबे जो होंगे, क्योंकि ये पूरे घूमते रहते हैं स्पेस में, तो ये दूसरी जो एक्टिव सैटेलाइट है उस पर जाकर टकराकर उसको खराब कर सकते हैं। और ऐसी सैटेलाइट्स काफी सारी हैं स्पेस में, और स्पेस में अगर इस प्रकार के मलबे होंगे तो ये काफी डेंजरस हो जाएगा रेस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स के लिए। इवन स्पेस के में जो मिशंस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको अगर हम लोग कंडक्ट करेंगे तो उस बीच इस प्रकार के अगर मलबे टकरा जाते हैं, राइट, तो उसमें भी बड़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है और दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है। तो इस चीज को लेकर भी एक इश्यूज वगैरह हम लोग को देखने को मिला है। तो यही सेम चीज है, तो आप दो चीज अभी प्रिपेयर कीजिएगा, एक तो इंडिया की एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, दूसरी चीज ये डेब्रिस का जो पूरा इशू है, पूरा मामला है, इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। हालांकि पहले मैं आप लोग को कवर करा चुका हूं ये पूरे टॉपिक्स। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप भी अब दोबारा से ठीक ठाक हो रहे हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, 2019 में हम लोग को देखने को मिला था श्रीलंका, इंडिया और जापान, इन तीनों ने मिलकर 2019 में एग्री किया था कि जो श्रीलंका का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो हम लोग को देखने को मिला, यानी कि एक कोस्ट है श्रीलंका का, वहां पर ये एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो शुरू करेंगे, राइट? कोलंबो के पोर्ट में, श्रीलंका के पोर्ट में, एक पोर्ट एरिया है, एक तट इसका हम लोग को श्रीलंका का देखने को मिलता है, तो वहां पर कहा गया था एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अब इसको लेकर श्रीलंका की जो अपोजिशन पार्टी थी उसने प्रोटेस्ट किया कि श्रीलंका अपना पूरा का पूरा जो पोर्ट है या फिर पूरा का पूरा जो एक एरिया है वो इंडिया को दे रही है। इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट उठा था, तो उसके बाद श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि उसने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है इस
प्रोजेक्ट को लेकर। अभी बताया जा रहा है कि दोबारा से इस प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही है, दोबारा से ये प्रोजेक्ट जो है वो शायद शुरू होगा, और जो रिलेशनशिप जो थोड़े से हैम्पर हुए थे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, दोबारा से ठीक ठाक अब हम लोग को नजर आ रहे हैं, बातचीत जो है वो इसको लेकर चल रही है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और पेपर 3 से रिलेटेड गाइस आज कोई भी टॉपिक नहीं है, डायरेक्टली अब हम लोग पेपर 4 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पेपर 4 में एक काफी जो है वो शर्मनाक एक इंसिडेंस हम लोग को आसाम में देखने को मिला है पुलिस टीम की तरफ से। हुआ पूरा मामला ये था कि एक दिव्यांगजन एक बच्चा था, तो वो उसके पेरेंट जो है यानी कि उसके पिताजी जो है वो उसको लेकर जा रहे थे, और लॉकडाउन के समय पे एक्चुअली असम के अंदर क्या है कि 5 दिन लॉकडाउन चल रहा है अभी, यानी कि 5 दिन शाम में 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो कर्फ्यू है पूरा का पूरा, राइट। तो ये चीज यहाँ पर असम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस बीच क्या हुआ, एक मेडिकल इमरजेंसी हुई, और एक मतलब पिताजी जो थे उस बच्चे के, वो उसको लेकर जो है वो जा रहे थे हॉस्पिटल या एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए कहीं पे जा रहे थे वो, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई रिपोर्ट में। और उस बीच एक पुलिस वाले ने उनको रोका और बिना कुछ पूछे बच्चे को मारना शुरू कर दिया। एक दिव्यांगजन बच्चा जो है, जो कि मेडिकल पर्पस के लिए जा रहा था कहीं पे, उसको बहुत बेरहमी से पीटा गया। तो इसको लेकर पूरा मामला उठा, काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी इसको लेकर हम लोग को देखने को मिले। तो अभी पूरी इंक्वायरी जो है वो चल रही है कि जो पुलिसमैन ने जो मारा है बच्चे को उसको लेकर। बट यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो सामने आप लोग के लिए रखना चाहूंगा, जो ये पुलिस की ब्रूटैलिटी होती है इस पर आपको कमेंट करना है। 120 से लेकर 150 वर्ड में आप लिखिएगा ये आंसर। इसके अलावा कुछ तरीके आप बताइए जिसके चलते पुलिस ब्रूटैलिटी को रोका जा सकता है। तो अच्छे से इसका आंसर लिखिएगा। देखिए आज जो है वो काफी रिपीटेड टॉपिक सामने आए हुए हैं, और काफी कम न्यूज थी। बहुत कम होता है पूरे महीने भर में कि काफी कम न्यूज देखने को मिले। हालांकि न्यूज कम नहीं थी, टॉपिक्स काफी ज्यादा रिपीटेड थे, और काफी टॉपिक जो थे वो काफी छोटे थे आज के। आपने जैसा देखा होगा थोड़ी बहुत ही अपडेट जो है वो आज सामने आई हुई है। तो देखिए एक तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये टॉपिक मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूं। करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्या होती है, अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि श्रीलंका के साथ इंडिया जो है 2022 तक के लिए $400 मिलियन का करेंसी स्वैप जो है वो कंडक्ट करेगी। इसके अलावा गवर्नर्स की पावर, गवर्नर क्या होते हैं, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी पावर्स क्या है, तो पूरी चीज आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके बारे में रिवाइज कीजिएगा, ये भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि 1,10,00,000 घर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। इसके अलावा अफ्रीकन स्वाइन फीवर, मैं आप लोग को होमवर्क में भी इस टॉपिक को कई बार दे चुका हूं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो रिपीटेड टॉपिक थे आज काफी ज्यादा, और न्यूज भी आज काफी कम थी। और बस आज के लिए सिर्फ इतने ही थे गाइस। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एंड इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में ये पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये हमारे फ्री टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। एंड गाइस एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी मैं इस वीडियो के साथ साथ एक क्लिप जो है वो अटैच कर रहा हूं, जो कि आसाम फ्लड से रिलेटेड है। हमारे एक एजुकेटर ने कवर करी हुई है पूरी न्यूज वाली। तो इस आसाम फ्लड से रिलेटेड एक टॉपिक को आप देख लीजिए, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आसाम में, हालांकि मैं पहले भी आप लोग को ये वाली चीज भी कवर करा चुका हूँ कि जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पर इतने फ्लड्स वगैरह क्यों आते हैं, यानी कि बाढ़ वाली सिचुएशन क्यों डेवलप होती है, राइट। बट वो काफी पहले कराया हुआ था, बट अभी रिसेंट जो टॉपिक चल रहा है आसाम फ्लड को लेकर, ये आप देख लीजिए अभी। हेलो, मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और इस वीडियो में हम देखेंगे असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। आप सब न्यूज़पेपर में देख ही रहे होंगे कि असम में बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा जान और माल की हानि हुई है, और ऐसा क्यों होता है हर साल, इसके पीछे कारण क्या है, इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बाढ़ का मुख्य स्रोत है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्या ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा है या वो वहां के जीवन लेने वाली रेखा है? तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो अगर ब्रह्मपुत्र जीवन रेखा के रूप में हम देखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कृषि के लिए, दूसरा वहां की वनस्पतियों और जीव के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी रिवर है ये, तीसरा मछली पकड़ने के लिए, इससे क्या होगा, इससे हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, चौथा सांस्कृतिक महत्व बहुत रखती है यह नदी,
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इकलौती पुरुष नदी है हमारे भारत की, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र। ठीक है, बाकी सारी नदियां हमारे में स्त्रियों के नाम के ऊपर है। तो यह दिखाता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, कैसे औरतों को ऊपर रखती थी इतनी ज्यादा। ठीक है, कितनी ज्यादा इज्जत देती कि नदियों के पूरे नाम औरतों के नाम पे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जीवन लेने के रूप में कैसे ये लोगों का जीवन ले लेती है। तो सबसे बड़ा रीजन है बाढ़। बाढ़ आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीवन और आजीविका की हानि हो रही है। देख ही रहे हैं आप फोटो में, बच्चे अपने मवेशियों के साथ जा रहे हैं इधर से उधर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उतने ज्यादा डेवलप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी एक रीजन है इसका। क्योंकि अगर मैं गया वहां पे बिजनेस सेटअप किया और पता लगा बाढ़ आ गई, मेरा बिजनेस डूब गया, अब मैं हर साल थोड़ी इसको बढ़ाते रहूंगा। इस वजह से भी लोग वहां आने से कतराते हैं। तो एक ये रीजन हुआ। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, लगातार बाढ़ का कारण, हर साल बाढ़ जो आ रही है इसका कारण क्या है, चलिए देखते हैं। उसको जानने से पहले आपको नॉर्थ ईस्ट, खासकर पूर्वोत्तर राज्य की पूरी टोपोग्राफी देखने की, समझने की जरूरत है। तो इसके लिए एक वीडियो है, बहुत अच्छा नासा का वीडियो है, और आप इसको देखें। तो इस वीडियो में देख रहे हैं ये सैटेलाइट, ये अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ऐसे गोल चक्कर लगा रही है। अब ये धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ेगी। तो ये श्रीलंका, ये भारत आ गया। अब ये आपकी, ये देखिए इधर से ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रही है, गंगा इधर से आ रही है। तो अब ये इस पे फोकस करेगा नॉर्थ ईस्ट पे। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट की जो टोपोग्राफी है कैसी है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा हिमालय है, तो ये अब ये जूम हुआ, अब ये आपको समझ में आएगा कि देखिए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ये पूरे हिमालय हैं। ये वाला जो है गारो खासी जयंतिया हिल्स, इसके बीच में ब्रह्मपुत्र बहते हुए ऐसे आ रही है और ये आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। तो ये अगर आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र ऐसे बह के, तो काफी सारी नदियां भी इससे मिल रही है। तो ये तीस्ता नदी मिल रही है, धुबरी नदी मिल रही है, यहाँ पे सुबनश्री नदी मिल रही है, लोहित नदी मिलती है। तो ये दिखा रहा है कि ये बहुत बड़ा रीजन है ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने का। ये सारी नदियां मिलके इसका जल स्तर और बढ़ा रही हैं। दूसरी चीज, ब्रह्मपुत्र खुद यहाँ हिमालय से एक चेमदेउंग ग्लेशियर है, चेमदेउंग, वहां से पिघल के वो स्टार्ट होती है। तो अपने साथ वो भारी मात्रा में सेडिमेंट्स लेके जाती है, क्योंकि वो ऐसे एक स्लोप में ऐसे पहाड़ से नीचे की तरफ बहती है। तो अपने साथ सेडिमेंट्स बहुत सारा लेके आ रही है, जिसकी वजह से जो नदी का कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। पानी कम है, सेडिमेंट ज्यादा है, तो पानी बाहर निकल आता है। ये बाढ़ का रीजन है। दूसरा रीजन, नदियां जो इसमें अलग से मिल रही हैं, ये दूसरा रीजन जिससे जल स्तर बढ़ रहा है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है मानसून। जब मानसून आता है तो नॉर्थ ईस्ट पे यहाँ पे काफी बारिश होती है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है, जल स्तर बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं और क्लैरिटी आएगी आपको। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा नदियां देखिए, यहां से तीस्ता ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, धुबरी मिल रही है, धनसरी मिल रही है। तो ये हो गई ट्रिब्यूटरीज। अब देखो, तो इस फोटो में मैंने दिखा दिया कि एक सकरा चैनल है, काफी संकीर्ण चैनल क्या है इसका। ठीक है, क्योंकि इधर से पहाड़ से घिरी हुई है, इधर से भी पहाड़ से बीच में बह रही है। तो बाढ़ आने की आशंका और जान और माल की हानि ज्यादा इस वजह से भी होती है। गंगा में क्या है, फैला हुआ एरिया, पहाड़ से घिरा नहीं है, तो वहां कम होता है। अगर हम अब इस बाढ़ के कारणों को एक साथ रखें, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि 1950, सन 1950 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1950 में एक भूकंप आया था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आया था 8.5 रिक्टर का, जिसकी वजह से वहां की जो जमीन थी उसका चेंजेस हो गए, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से नदी जो थी उसने भी अपना डायरेक्शन बदला। उसके बाद से बाढ़ की जो ये घटनाएं बहुत बढ़ने लगी। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा था, आपको मैंने बता दिया, ग्लेशियल रिवर है, ये मानसून की वजह से भी भारी मात्रा में पानी का निर्वहन होता है। तीसरा, उच्च तलछट जमाव, सेडिमेंट डिपॉजिट बहुत होता है। सेडिमेंट डिपॉजिट और क्यों बढ़ जाता है, जब हम इंसान जब वहां पे पहाड़ों पे
पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ कटने से जो मिट्टी है तो ये ढीली हो जाती है और ये नदी अपने साथ उस मिट्टी को और बढ़ा लेती है। तो जब मिट्टी ज्यादा रहेगी नदी के अंदर तो जल स्तर वो अपने आप बढ़ के ऊपर से निकल आएगा। चौथा है संकीर्ण चैनल। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बाढ़ हर साल असम में आता है। चलिए अब देखते हैं कैसे इसको रोका जाए, समाधान क्या होगा। तो देखिए, बाढ़ और ये ब्रह्मपुत्र नदी ये एक ऐसी चीज है जिसको हम रोक नहीं सकते। ये प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। इसको अगर आप रोकने जाओगे तो ये और डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो हमें इसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। इनके हिसाब से तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो अपने घर बना रहे हैं उनको ऐसे ऊंचे उस पे बनाए, हाई हाउसेस बोलते हैं, ऊंचे मकान। तो इस पे जल स्तर वगैरह बाढ़ आएगी तो ये बच के रहेगा ये थोड़ा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका तटबंध बनाना। जहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ की आशंकाएं होती हैं वहां पे आप इस तरीके से तटबंध बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म मेजर है, ये फिर ही बह जाएगा। तो हमें क्या करना है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंतरराष्ट्रीय समझौते, रिलेशन। चाइना से हमारा जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, चाइना क्योंकि ऊपर है वहां से बह के आती है नदी, तो हमें ध्यान रखना है कि तिब्बत साइड से जो बह के आ रही है तो इंफॉर्मेशन पहले से अगर मिल जाए कि भाई पानी का मात्रा बढ़ गया तो हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं और बाढ़ से जो हानि हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी है और आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को बंद करना, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वहां की ढीली हो जाती है और उसको बंद करना पड़ेगा। तो ये एक रीजन है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को। इसी टाइप के नए नए वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।